नमस्कार। आज हम भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था पर बात करने वाले हैं, नीति आयोग। जी हाँ, नीति आयोग। हमारे पास कुछ सरकारी दस्तावेज हैं और हम कोशिश करेंगे कि इनकी मदद से नीति आयोग को बारीकी से समझें। बिल्कुल। ये क्यों बना, कैसे काम करता है और जो पहले योजना आयोग था उससे ये अलग कैसे है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि भारत में पॉलिसी मेकिंग मतलब नीति बनाने का तरीका कैसे बदला है। खासकर केंद्र और राज्यों के बीच जो सहयोग है उस मामले में। जी बिल्कुल, प्लानिंग कमीशन के टाइम से अब तक काफी बड़ा बदलाव आया है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। नीति आयोग पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और ये बना 1 जनवरी 2015 को। जी। इसने जगह ली 65 साल पुराने योजना आयोग की, मतलब प्लानिंग कमीशन की। हाँ, और ये फैसला जहाँ तक मुझे याद है अगस्त 2014 में ही ले लिया गया था सरकार द्वारा। हाँ, 13 अगस्त 2014 को। तो ये काफी सोचा समझा कदम था। बिल्कुल। और एक बात जो आपने शुरू में कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी? कि योजना आयोग की तरह ही नीति आयोग भी एक गैर संवैधानिक मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हाँ। और गैर संवैधिक नॉन स्टैट्यूटरी निकाय है। अच्छा, मतलब ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र है और ना ही पार्लियामेंट के किसी एक्ट से बना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे सरकार ने अपने एक कार्यकारी प्रस्ताव मतलब एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनाया हाँ, है। ठीक है। तो जैसे कैबिनेट एक प्रस्ताव पास कर दे उस तरह से। हाँ, कुछ वैसा ही समझिए। तो फिर इसका मुख्य काम क्या है? दस्तावेज कहते हैं कि यह सरकार का प्रमुख पॉलिसी थिंक टैंक है। ये थिंक टैंक क्या होता है? देखिए, थिंक टैंक का मतलब है एक ऐसी संस्था जो रिसर्च करती है, सोच विचार करती है और फिर सलाह देती है। अच्छा। तो नीति आयोग सरकार को दिशा दिखाता है, पॉलिसी पर इनपुट देता है। मतलब ये खुद पॉलिसी लागू नहीं करता? नहीं, लागू करना मंत्रालयों का काम है। नीति आयोग का काम है लंबी अवधि की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बनाना, कार्यक्रम तैयार करने में मदद करना और केंद्र और राज्यों दोनों को तकनीकी सलाह मतलब टेक्निकल एडवाइस भी देना। तो ये सलाहकार की भूमिका ज्यादा है। हाँ, मुख्यतः एक सलाहकार और थिंक टैंक की। तो फिर योजना आयोग को हटाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? 65 साल से तो वो चली गया था। जी, चल तो रहा था, पर दस्तावेज बताते हैं कि पिछले कुछ दशकों में भारत बहुत बदल गया था। कैसे? मतलब राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से? हाँ, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी, हर तरह से। दुनिया बदल रही थी, भारत बदल रहा था और वो जो योजना आयोग का ढांचा था वो थोड़ा पुराना पड़ गया था। वो एक तरह का कमांड स्ट्रक्चर था, ऊपर से नीचे वाला, टॉप डाउन जिसे कहते हैं। बिल्कुल टॉप डाउन। अब भारत जैसे विविधता वाले देश में जहां हर राज्य की अपनी जरूरतें, अपनी चुनौतियां हैं, वहां वो वन साइज फिट्स ऑल वाला तरीका काम नहीं कर रहा था। मतलब एक ही नीति सब पर लागू कर देना। अच्छा, ये बात तो सही है, हर राज्य की स्थिति अलग है। जी, तो एक जरूरत महसूस हो रही थी कि राज्यों के साथ एक सच्ची साझेदारी हो, एक जेन्युइन पार्टनरशिप बने। तो यहीं पर नीति आयोग का नया दृष्टिकोण आता है, सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। बिल्कुल सही। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी राज्यों को साथ लेकर चलना, केंद्र और राज्य मिलकर टीम की तरह काम करें। और दूसरा आपने कहा बॉटम अप अप्रोच, टॉप डाउन की जगह। हाँ, बॉटम अप यानी योजना नीचे से बने, गांव के स्तर से, ब्लॉक के स्तर से और फिर ऊपर तक जाए। राज्यों की भूमिका इसमें अहम हो। तो इसका मकसद है राज्यों को एम्पावर करना। जी, राज्यों को सशक्त बनाना और नीति आयोग खुद एक ज्ञान का केंद्र, एक नॉलेज हब बने। नॉलेज हब मतलब जहां बेस्ट प्रैक्टिसेस जमा हो, रिसर्च हो, डेटा हो, ताकि नीतियां बनाने में मदद मिले। और ये अलग अलग हितधारकों मतलब स्टेक होल्डर्स के बीच एक मंच भी बने। सरकार, इंडस्ट्री, एक्सपर्ट्स, सिविल सोसाइटी, सबके बीच बातचीत और सहयोग के लिए कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म। दस्तावेज में एक दिलचस्प बात लिखी है कि भारत को दुनिया भर के अच्छे आइडियाज अपनाने चाहिए, लेकिन अपने तरीके से। भारतीय अप्रोच कहा गया इसे। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। दूसरों से सीखें, लेकिन अपनी जमीनी हकीकत और जरूरतों के हिसाब से उसे ढालें। चलिए अब इसकी बनावट पर आते हैं। कॉम्पोजिशन क्या है नीति आयोग का? कौन कौन है इसमें? देखिए, इसकी संरचना काफी विस्तृत है। सबसे ऊपर इसके अध्यक्ष यानी चेयरमैन भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। पदेन अध्यक्ष मतलब जो भी प्रधानमंत्री होगा वो अध्यक्ष होगा? जी हाँ, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। ठीक है। फिर आती है गवर्निंग काउंसिल। ये बहुत महत्वपूर्ण लगती है। हाँ, ये इसकी आत्मा है एक तरह से। इसी में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म दिखता है। कौन कौन शामिल है इसमें? इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। सभी राज्यों के? जी, सभी राज्यों के।
और जो केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा है, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी और अब जम्मू कश्मीर भी, हाँ। उनके मुख्यमंत्री, और बाकी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल यानी LT गवर्नर्स। तो ये एक बहुत शक्तिशाली बॉडी हुई जिसमें देश के सारे मुख्य कार्यकारी शामिल हैं। बिल्कुल, यही मिलकर राष्ट्रीय एजेंडा पर विचार करते हैं, दिशा तय करते हैं। इसके अलावा रीजनल काउंसिल्स का भी जिक्र, ये क्या है? हाँ, रीजनल काउंसिल्स ये किसी खास मुद्दे या कुछ राज्यों के समूह से संबंधित मामलों के लिए बनाई जा सकती हैं। मतलब स्थायी नहीं है ये? नहीं, जरूरत के हिसाब से। मान लीजिए 2-3 राज्यों का कोई साझा मसला है, जैसे नदी जल बंटवारा या कोई बॉर्डर इशू, तो उसके लिए एक रीजनल काउंसिल बन सकती है। इनकी बैठक प्रधानमंत्री बुलाते हैं। और अध्यक्षता कौन करता है? संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल होते हैं। ठीक है, फिर कुछ विशेष आमंत्रित सदस्य, स्पेशल इनवाइटीज भी होते हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री कुछ एक्सपर्ट्स को, स्पेशलिस्ट्स को या प्रैक्टिशनर्स को, मतलब जिन्हें उस क्षेत्र का गहरा अनुभव हो, उन्हें नामित कर सकते हैं। डोमेन एक्सपर्ट्स जिन्हें कहते हैं। हाँ बिल्कुल, जो अपनी फील्ड के माहिर हो। ये तो हुई काउंसिल और पार्ट टाइम लोग। इसका एक फुल टाइम ढांचा भी तो होगा रोजमर्रा के काम के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, एक फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क है। इसमें सबसे प्रमुख है उपाध्यक्ष, वाइस चेयरपर्सन। इनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री जी नियुक्त करते हैं, और इनका दर्जा, इनका रैंक कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। ओह, काफी सीनियर लेवल है ये तो। जी हाँ, फिर कुछ फुल टाइम सदस्य होते हैं, फुल टाइम मेंबर्स। कितने? संख्या तय नहीं है, जरूरत के हिसाब से होती है। इनका दर्जा राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बराबर होता है। अच्छा, इसके अलावा अधिकतम 2 पार्ट टाइम सदस्य हो सकते हैं। पार्ट टाइम। हाँ, ये आमतौर पर किसी बड़े विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी या रिसर्च संस्थान से होते हैं। अपनी विशेषज्ञता के आधार पर इन्हें शामिल किया जाता है। और कुछ मंत्री भी होते हैं इसमें? हाँ, अधिकतम 4 केंद्रीय मंत्री, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, पदेन सदस्य यानी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। इन्हें भी प्रधानमंत्री नामित करते हैं। आमतौर पे ये कौन से मंत्रालयों से होते हैं? वित्त, गृह? हाँ, अक्सर वित्त मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री, मतलब जो प्रमुख मंत्रालयों के मंत्री होते हैं, उन्हें शामिल किया जाता है। ठीक है, और इन सबको चलाने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी होगा? जी बिल्कुल, वो होते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO। CEO, इनका क्या रोल है? CEO की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री करते हैं, एक निश्चित कार्यकाल के लिए। इनका पद भारत सरकार के सचिव, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बराबर होता है। ये एक तरह से नीति आयोग के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। सारा कामकाज देखना, समन्वय करना। हाँ, सचिवालय का काम देखना, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना, ये सब CEO की देखरेख में होता है। और एक सचिवालय सेक्रेटेरिएट भी होता है? जी, जरूरत के हिसाब से एक सचिवालय भी होता है जो इन सभी कामों में मदद करता है। तो ये तो ही इसकी संरचना, काफी फैली हुई और उच्च स्तरीय बॉडी है ये। हाँ, इसमें राजनीतिक नेतृत्व भी है, राज्यों की भागीदारी भी है और विशेषज्ञों की सलाह भी शामिल है। अब आते हैं इसके उद्देश्यों पर। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं नीति आयोग के? स्रोत में तो करीब 13 उद्देश्य दिए गए हैं, काफी लंबी लिस्ट है। हाँ, लिस्ट लंबी है पर उनका सार समझना जरूरी है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है राज्यों की सक्रिय भागीदारी से राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताएं और रणनीतियां तय करना, एक साझा नजरिया, एक शेयर्ड विजन बनाना। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वाली बात आ गई फिर से। बिल्कुल, दूसरा उद्देश्य सीधे तौर पर इसी से जुड़ा है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। ये मानना कि मजबूत राज्य ही मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग स्टेट्स मेक अ स्ट्रॉन्ग नेशन। ठीक है, तीसरा है गांव के स्तर पर योजना बनाने के लिए एक तंत्र, एक मैकेनिज्म विकसित करना और फिर उसे धीरे धीरे ऊपर के स्तरों तक जोड़ना, मतलब वो बॉटम अप अप्रोच। हाँ, ग्राम स्तर पर प्लानिंग। चौथा उद्देश्य थोड़ा अलग है, ये सुनिश्चित करना कि हमारी आर्थिक रणनीति और नीति बनाते समय राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों का भी ध्यान रखा जाए, नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स। जी, ये महत्वपूर्ण है कि आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा साथ साथ चले। पांचवां उद्देश्य है समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जिन तक आर्थिक प्रगति का लाभ अभी तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाया है। मतलब वल्नरेबल सेक्शंस। हाँ, गरीब, वंचित, हाशिए पर मौजूद लोग, उनके उत्थान पर फोकस करना। छठा उद्देश्य है दीर्घकालिक नीति और कार्यक्रम बनाना, मतलब सिर्फ आज की नहीं बल्कि लंबे समय की सोचना। जी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना, और सिर्फ बनाना नहीं बल्कि उनकी निगरानी करना,
मॉनिटर करना और जो उनसे सबक मिले, जो लर्निंग्स हो, उनका इस्तेमाल आगे की प्लानिंग में करना। ये अहम है। 7वां उद्देश्य है अलग अलग हितधारकों, स्टेक होल्डर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक्स और जो शिक्षण संस्थान हैं, यूनिवर्सिटीज वगैरह, हाँ, उनके श्योर, बिल्कुल। बाहर से भी अच्छे विचार आए, एक्सपर्ट्स की राय मिले। 8वां उद्देश्य है एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना जो ज्ञान, नवाचार यानी इनोवेशन और उद्यमशीलता यानी एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट को बढ़ावा दे। नॉलेज, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, ये तो आजकल काफी जोर है इन पर। जी हाँ। 9वां उद्देश्य है अंतर क्षेत्रीय मतलब इंटरसेक्टोरल और अंतर विभागीय मतलब इंटर डिपार्टमेंटल मुद्दों को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करना। अच्छा, कई बार होता है ना कि एक पॉलिसी कई मंत्रालयों से जुड़ी होती है और उनमें तालमेल नहीं होता। हाँ बिल्कुल। तो नीति आयोग वो प्लेटफॉर्म बन सकता है जहां ये विभाग मिलकर बात कर सके और समाधान निकाल सके। 10वां है एक अत्याधुनिक संसाधन केंद्र, स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर बनाना। जी, और सुशासन यानी गुड गवर्नेंस पर रिसर्च का भंडार बनाना ताकि पता चले कि क्या चीजें काम करती हैं, क्या नहीं। 11वां उद्देश्य है कार्यक्रमों और पहलों की सक्रिय रूप से मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन करना, एक्टिव मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। हाँ, ताकि उनकी सफलता की संभावना बढ़े, पता चले कि जमीन पर कितना असर हो रहा है। 12वां कार्यक्रमों को लागू करने के लिए टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करना, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पर ध्यान देना। आजकल तो हर चीज में टेक्नोलॉजी जरूरी है। बिल्कुल। और 13वां आखिरी उद्देश्य है वो सारी गतिविधियां करना जो राष्ट्रीय विकास के एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी हो। एक तरह से ये बाकी सबको समेट लेता है। तो ये 13 उद्देश्य मिलकर नीति आयोग के काम का पूरा दायरा बताते हैं। फोकस साफ है, सहयोग, लंबी सोच, इनोवेशन और मूल्यांकन। जी बिल्कुल। अब इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ये काम कैसे करता है, इसके फंक्शंस क्या हैं? स्रोत बताते हैं कि काम को 2 मुख्य हब्स में बांटा गया है। हाँ, 2 हब्स है। पहला है टीम इंडिया हब। टीम इंडिया हब, जी, इसका मुख्य काम है राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करना, केंद्र और राज्यों के बीच इंटरफेस का काम करना, वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वाला पहलू। अच्छा, तो ये राज्यों से जुड़ा हुआ है। और दूसरा है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। नॉलेज एंड इनोवेशन हब। हाँ, ये नीति आयोग की जो थिंक टैंक वाली क्षमता है उसे बनाए रखता है, उसे और मजबूत करता है। रिसर्च, एक्सपर्टाइज, नए आइडियाज, वो सब इस हब के तहत आते हैं। तो एक हब राज्यों से डील करता है, दूसरा ज्ञान और विचारों से। मोटे तौर पर हाँ। दस्तावेज 4 मुख्य काम बताते हैं नीति आयोग के। क्या है वो? पहला, पॉलिसी और प्रोग्राम का फ्रेमवर्क डिजाइन करना, मतलब नीतियां और योजनाएं कैसी हों उसका खाका तैयार करना। दूसरा सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देना, फॉस्टर कोऑपरेटिव एंड कम्पिटिटिव फेडरलिज्म। इस पर हम थोड़ी बात कर चुके हैं। हाँ, कोऑपरेटिव मतलब मिलकर काम करना, कॉम्पिटिटिव मतलब एक दूसरे से बेहतर करने की होड़। बिल्कुल। तीसरा काम है निगरानी और मूल्यांकन करना, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। ये भी उद्देश्यों में था। हाँ, देखना कि योजनाएं ठीक से चल रही हैं या नहीं। जी। और चौथा काम है एक थिंक टैंक और नॉलेज एंड इनोवेशन हब के रूप में काम करना। तो ये 4 मुख्य कार्य हैं जो इन 2 हब्स के जरिए किए जाते हैं। जी हाँ। और इन कामों को करने के लिए नीति आयोग के अंदर कई वर्टिकल्स या सेल्स बने हुए हैं। वर्टिकल्स या मतलब अलग अलग सेक्टर्स के लिए। हाँ बिल्कुल। जैसे कृषि के लिए एक वर्टिकल, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, जल संसाधन, उद्योग, ऐसे कई सारे। स्रोत में तो करीब 25 वर्टिकल्स की लिस्ट दी है। हाँ, काफी विस्तृत है। ये वर्टिकल्स अपने अपने क्षेत्र में रिसर्च करते हैं, पॉलिसी इनपुट देते हैं, मंत्रालयों और राज्यों के साथ समन्वय करते हैं। तो हर सेक्टर के लिए एक डेडिकेटेड टीम है। जी, जिससे उस सेक्टर पर गहराई से काम हो सके। अब बात करते हैं उन सिद्धांतों की जिन पर नीति आयोग काम करता है। गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं इसके? पहला जिक्र है अंत्योदय का। हाँ, अंत्योदय मतलब गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का ये विचार है कि विकास का फायदा सबसे आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। तो ये प्राथमिकता है। जी। दूसरा सिद्धांत है समावेश, इंक्लूजन। जी, इंक्लूजन मतलब विकास में सबको शामिल करना, कोई पीछे ना छूटे, खासकर जो कमजोर वर्ग है, SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, महिलाएं, दिव्यांगजन, उन्हें सशक्त बनाना और समाज में जो असमानताएं हैं उन्हें दूर करना। तीसरा है ग्राम, विलेज। हाँ, गांव को विकास प्रक्रिया का केंद्र बनाना। गांव का विकास होगा तभी देश का विकास होगा, वो बॉटम अप वाली सोच। चौथा है जनसांख्यिकीय लाभांश, डेमोग्राफिक डिविडेंड। भारत की युवा आबादी हमारी सबसे बड़ी ताकत,
तो उनकी शिक्षा, स्किल, स्वास्थ्य पर ध्यान देना ताकि देश उनके पोटेंशियल का पूरा फायदा उठा सके। बिल्कुल। 5वां है जन भागीदारी, पीपल्स पार्टिसिपेशन। यानी शासन नागरिक केंद्रित हो, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। नीतियां बनाने और लागू करने में लोगों की भागीदारी हो। 6 है सुशासन, गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस मतलब शासन खुला हो, पारदर्शी हो, जवाबदेह हो और प्रभावी हो। ओपन, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल गवर्नेंस। और 7वां है सततता, सस्टेनेबिलिटी। हाँ, सस्टेनेबिलिटी मतलब विकास ऐसा हो जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचे रहें। विकास और पर्यावरण में संतुलन। तो ये 7 सिद्धांत नीति आयोग के काम को दिशा देते हैं। जी, ये उसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। स्रोत में प्रभावी शासन, इफेक्टिव गवर्नेंस के 7 स्तंभों का भी जिक्र है, पिलर्स ऑफ गवर्नेंस। जी, ये क्या है? क्या ये सिद्धांतों से अलग हैं? ये काफी मिलते जुलते हैं सिद्धांतों से, पर ये शायद शासन चलाने के तरीके पर ज्यादा फोकस करते हैं। पहला है जन समर्थक एजेंडा, प्रो पीपल एजेंडा, मतलब नीतियां लोगों के भले के लिए हों। ठीक है। दूसरा है प्रो एक्टिविटी और प्रो रिस्पॉन्सिवनेस, प्रो एक्टिविटी एंड प्रो रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब सरकार सक्रिय हो और लोगों की जरूरतों पर तुरंत प्रतिक्रिया दे। तीसरा है भागीदारी, पार्टिसिपेशन, लोगों को शामिल करना। चौथा है महिला सशक्तिकरण, एम्पावरिंग विमेन। 5वां है सभी वर्गों का समावेश, इंक्लूजन ऑफ ऑल। इसमें SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक सभी शामिल हैं। 6 है युवाओं के लिए अवसर की समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ। और 7वां है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, खासकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके शासन को पारदर्शी बनाना। हाँ, तो ये 7 स्तंभ बताते हैं कि नीति आयोग किस तरह के शासन को बढ़ावा देना चाहता है। अब थोड़ा और विस्तार से बात करते हैं कोऑपरेटिव और कम्पेटिटिव फेडरलिज्म पर। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो जैसे नीति आयोग का मूल मंत्र ही लगता है। हाँ, बिल्कुल। योजना आयोग पर एक मुख्य आलोचना यही थी कि वो राज्यों को बराबर का साझेदार नहीं मानता था। नीति आयोग इसी कमी को दूर करने के लिए बना है। तो इसका लक्ष्य है राज्यों को साथ लाकर टीम इंडिया की भावना से काम करना। जी बिल्कुल, टीम इंडिया स्पिरिट। इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की बैठकें नियमित रूप से होती हैं गवर्निंग काउंसिल के तहत। हाँ, फिर किसी खास मुद्दे पर मुख्यमंत्रियों के उप समूह, सब ग्रुप्स ऑफ चीफ मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं जो उस मुद्दे पर विचार करके अपनी सिफारिशें देते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी पहल है। जी, इसके अलावा नीति आयोग राज्यों को पॉलिसी बनाने में सीधे मदद करता है, उन्हें तकनीकी सहायता देता है। जो अच्छी चीजें, बेस्ट प्रैक्टिसेस एक राज्य में हो रही हैं, उन्हें दूसरे राज्यों के साथ साझा करता है। एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। बिल्कुल। और जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, हाँ, उसका काफी जिक्र होता है। वो भी इसी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक उदाहरण है। इसमें देश के सबसे पिछड़े जिलों पर फोकस किया जाता है और केंद्र, राज्य और जिला प्रशासन मिलकर काम करते हैं। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि जैसे इंडिकेटर्स पर काम होता है ना? जी हाँ, कई सारे इंडिकेटर्स पर रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है। इसके अलावा राज्यों को मदद देने के लिए कुछ खास मॉडल भी बनाए गए हैं, जैसे DSS, डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विसेज टू स्टेट्स। ये क्या है? ये राज्यों को उनकी जरूरत के हिसाब से विशेषज्ञता और फंडिंग दिलाने में मदद करता है। और एक और प्रोग्राम है SAT, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। हाँ, ये स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों के साथ मिलकर बड़े बदलाव लाने का कार्यक्रम है। कुछ राज्यों को चुनकर उनके साथ इंटेंसिवली काम किया जाता है। तो ये सब तरीके हैं जिनसे केंद्र और राज्य मिलकर काम कर रहे हैं। जी, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को जमीन पर उतारने के प्रयास हैं। अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर, प्रतिस्पर्धी संघवाद, कंपैरेटिव फेडरलिज्म। इसका क्या मतलब है? देखिए, सहयोग तो जरूरी है, लेकिन थोड़ी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, हेल्दी कंपटीशन भी जरूरी है। राज्यों के बीच? हाँ, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच। इसका मकसद है कि राज्य बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित हों, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करें अच्छे कामों में। तो इसके लिए नीति आयोग क्या करता है? इसके लिए नीति आयोग अलग अलग क्षेत्रों में राज्यों की पारदर्शी रैंकिंग्स, ट्रांसपेरेंट रैंकिंग्स जारी करता है। अच्छा, जैसे वो इंडेक्स आते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, कौन सा राज्य स्कूली शिक्षा में कैसा कर रहा है, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, स्टेट हेल्थ इंडेक्स, स्वास्थ्य सेवाओं में कौन आगे है कौन पीछे, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक, SDG इंडिया इंडेक्स जो UN के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं,
उन पर राज्य कैसा काम कर रहे हैं। हाँ, SDGs तो बहुत महत्वपूर्ण है। फिर भारत नवाचार सूचकांक, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, कौन सा राज्य इनोवेशन में कितना आगे है। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ऐसे कई सारे इंडेक्स हैं। नहीं, सिर्फ नंबर नहीं, इसका मकसद है कि राज्य अपनी स्थिति देखें, समझे कि वो कहाँ अच्छा कर रहे हैं, कहाँ सुधार की गुंजाइश है। और दूसरों से सीखें। हाँ, जो राज्य ऊपर है उनसे सीखें। और एक दबाव भी बनता है बेहतर करने का। ये पब्लिक डोमेन में होता है तो लोगों को भी पता चलता है। और जो आकांक्षी जिले हैं उनके लिए भी ऐसी कोई रैंकिंग है? हाँ, उनके लिए डेल्टा रैंकिंग जारी की जाती है। ये दिखाती है कि उन जिलों ने पिछले कुछ समय में कितनी प्रगति की है। इससे पता चलता है कि कौन से जिले तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म दोनों साथ साथ चलते हैं। जी, नीति आयोग इन दोनों अप्रोचेस का इस्तेमाल करता है। चलिए अब नीति आयोग से जुड़े कुछ और निकायों की बात करते हैं। स्रोत में दो का जिक्र है, एक स्वायत्त और एक संलग्न निकाय। पहला है नाइलेड। हाँ, NIALRD। इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये नाम तो नया लग रहा है। हाँ, क्योंकि पहले इसका नाम था IMR, इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैनपावर रिसर्च। ये काफी पुराना संस्थान है, 1962 में बना था। अच्छा, IMR का नाम बदलकर नाइलाल्ड कर दिया गया है। जी, ये श्रम यानी लेबर, मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल, शिक्षा, कौशल विकास, डेटा संग्रह, इन सब विषयों पर रिसर्च करता है। और ये नीति आयोग के तहत एक स्वायत्त संगठन है, ऑटोनोमस बॉडी। जी हाँ, नीति आयोग के अंतर्गत आता है, पर ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ठीक है। दूसरा निकाय है DMEO। DMEO यानी डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस। डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस। ये कब बना? ये 2015 में बना। योजना आयोग के टाइम पर दो अलग-अलग संस्थाएं थीं, प्रोग्राम इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन PEO और इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस IEO। हाँ, PU तो काफी पुराना था। जी, तो इन दोनों को मिलाकर DMEO बनाया गया। और ये नीति आयोग से जुड़ा एक संलग्न कार्यालय है, अटैच्ड ऑफिस। हाँ, ये नीति आयोग का ही एक हिस्सा है, एक अटैच्ड ऑफिस है, स्वायत्त नहीं है। इसका काम क्या है? नाम से तो लग रहा है मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन। बिल्कुल, इसका मुख्य काम है सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों की निगरानी करना, मतलब मॉनिटरिंग, और उनका मूल्यांकन करना, मतलब इवैल्यूएशन। किस लिए? ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वो प्रभावी हैं, असरदार हैं और नागरिक केंद्रित हैं, सिटीजन सेंट्रिक हैं। ये पता लगाना कि पैसा सही जगह खर्च हो रहा है या नहीं, लोगों को फायदा पहुंच रहा है या नहीं। तो ये एक तरह से सरकार के कामकाज पर नजर रखता है। हाँ, और ये राज्यों को भी उनके यहाँ मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन सिस्टम बेहतर बनाने में सलाह देता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका मुख्यालय नीति आयोग में ही है। पहले इसके कुछ क्षेत्रीय कार्यालय भी थे, RDMEOS कहलाते थे, पर स्रोत के अनुसार उन्हें 2017 में बंद कर दिया गया। अच्छा, तो अब सारा काम दिल्ली से ही होता है? लगता तो यही है। तो ये दो संस्थाएं नीति आयोग के इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। जी, अब थोड़ा पीछे चलते हैं, योजना आयोग पर। जिसकी जगह नीति आयोग ने ली। योजना आयोग कब बना था? योजना आयोग प्लानिंग कमीशन मार्च 1950 में बना था, आजादी के तुरंत बाद। और ये भी नीति आयोग की तरह ही एक कार्यकारी प्रस्ताव से बना था। जी हाँ, ये भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी। इसे भी सरकार के एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनाया गया था। और ये उस समय देश का सर्वोच्च योजना निकाय था, सुप्रीम प्लानिंग बॉडी। हाँ बिल्कुल, पंचवर्षीय योजनाएं बनाना इसका मुख्य काम था, 5 ईयर प्लान्स। हाँ, हमने स्कूल में पढ़ा है पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। जी, तो इसके मुख्य काम थे देश के संसाधनों का आकलन करना, उनका बेहतर इस्तेमाल कैसे हो, इसके लिए योजना बनाना, प्राथमिकताएं तय करना कि किस सेक्टर पर ज्यादा ध्यान देना है, और फिर योजना कितनी सफल हुई उसकी प्रगति का मूल्यांकन करना। तो ये तो काफी महत्वपूर्ण काम थे। फिर इसकी आलोचना क्यों होती थी? क्यों इसे बदला गया? देखिए, समय के साथ इसकी कुछ आलोचनाएं होने लगी थीं। एक तो ये कि इसे सिर्फ एक सलाहकार निकाय माना जाता था, जिसकी कोई कार्यकारी जिम्मेदारी नहीं थी। योजना बना दी, पर लागू करने की जिम्मेदारी मंत्रालयों की। दूसरी, इसकी बहुत ज्यादा ताकत को लेकर आलोचना होती थी। इसे सुपर कैबिनेट कहा जाने लगा था। सुपर कैबिनेट? हाँ, या समानांतर कैबिनेट, या गाड़ी का 5वां पहिया, 5th व्हील टू द कोच। मतलब ये कैबिनेट के बराबर या उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। क्यों लगता था ऐसा?
क्योंकि ये राज्यों को फंड आवंटित करने में बड़ी भूमिका निभाता था। किस राज्य को कितना पैसा मिलेगा, ये काफी हद तक योजना आयोग तय करता था। इससे राज्यों की निर्भरता केंद्र पर बढ़ गई थी। अच्छा, तो ये राज्यों की स्वायत्तता को कम करता था। हाँ, कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि ये भारत के संघीय ढांचे, फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर करता है। राज्यों को लगता था कि उनकी सुनी नहीं जाती, ऊपर से योजनाएं थोप दी जाती हैं। और वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन के साथ भी इसके कामों का ओवरलैप होता था। जी हाँ, फाइनेंस कमीशन जो कि एक संवैधानिक संस्था है, उसका काम भी केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स का बंटवारा करना है। तो योजना आयोग के फंड आवंटन से कई बार टकराव की स्थिति बनती थी। तो ये सब कारण थे जिनकी वजह से बदलाव की मांग उठ रही थी। जी बिल्कुल। योजना आयोग के साथ एक और संस्था का नाम आता है राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी। ये क्या थी? एनडीसी अगस्त 1952 में बनी थी। ये भी सरकार के एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनी थी। इसमें कौन कौन होते थे? इसमें प्रधानमंत्री, जो इसके अध्यक्ष होते थे, सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और योजना आयोग के सभी सदस्य शामिल होते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली बॉडी थी। हाँ, इसका मुख्य काम था राष्ट्रीय योजना यानी पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए दिशा निर्देश देना, योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजना पर विचार करना और उसे मंजूरी देना। तो योजना आयोग योजना बनाता था और एनडीसी उसे अप्रूव करती थी। मोटे तौर पर हाँ, ये योजना को अंतिम रूप देने वाली सर्वोच्च संस्था थी। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक मंच भी था जहां मुख्यमंत्री अपनी बात रख सकते थे। तो अब जब योजना आयोग ही नहीं रहा तो एनडीसी का क्या हुआ? ये एक दिलचस्प सवाल है। जब नीति आयोग बना तो ये उम्मीद थी कि एनडीसी को भी खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि उसका मुख्य काम योजना आयोग से जुड़ा था। हाँ। स्रोत बताते हैं कि 1 जनवरी 2016 को ऐसी खबरें आई थीं कि सरकार एनडीसी को खत्म करके इसकी शक्तियां नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल को देने का इरादा रखती है। क्योंकि गवर्निंग काउंसिल में भी तो मुख्यमंत्री वगैरह शामिल है। जी हाँ, गवर्निंग काउंसिल की संरचना काफी हद तक एनडीसी जैसी ही है। लेकिन स्रोत के अनुसार एनडीसी को औपचारिक रूप से भंग करने का कोई प्रस्ताव अभी तक पारित नहीं हुआ है। क्या मतलब ये अभी भी कागजों पर मौजूद है? तकनीकी रूप से शायद हाँ, हालांकि इसकी आखिरी बैठक दिसंबर 2012 में हुई थी। उसके बाद से इसकी कोई बैठक नहीं हुई है। तो ये एक तरह से निष्क्रिय हो गई है। ऐसा लगता है। व्यवहार में इसकी भूमिका अब गवर्निंग काउंसिल ने ले ली है, पर औपचारिक विघटन शायद नहीं हुआ है। ये तो थोड़ी अजीब स्थिति है। हाँ, थोड़ी अस्पष्टता है इस पर। तो हमने नीति आयोग के पूरे सफर को देखा। योजना आयोग से ये कैसे अलग है, इसकी बनावट, इसके उद्देश्य, इसके काम करने के तरीके। हाँ, हमने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कम्पेटिटिव फेडरलिज्म, इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स, थिंक टैंक की भूमिका, इन सब पर बात की। ये साफ है कि नीति आयोग भारत में पॉलिसी मेकिंग और केंद्र राज्य संबंधों को एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, इसमें जोर टॉप डाउन अप्रोच की जगह सहयोग, सलाह और राज्यों की बढ़ी हुई भूमिका पर है। ये फंड बांटने वाली संस्था नहीं, बल्कि एक रणनीतिक सलाह संस्था है। हाँ, ये एक बड़ा बदलाव है योजना आयोग के मुकाबले। योजना आयोग ज्यादा कंट्रोलिंग बॉडी लगती थी, जबकि नीति आयोग ज्यादा फैसिलिटेटिंग बॉडी लगती है। जी, ये एक अच्छा तरीका है इसे समझने का। फैसिलिटेटर, एनेबलर, थिंक टैंक। तो आज की इस गहरी पड़ताल के बाद श्रोताओं के लिए एक सवाल या एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। जरूर। नीति आयोग की स्थापना के लगभग 1 दशक बाद क्या आपको लगता है कि भारत की विकास यात्रा में जमीनी स्तर पर राज्यों की आवाज और भूमिका वास्तव में बढ़ी है, जैसा कि इसका उद्देश्य था? और भविष्य में केंद्र और राज्यों के संबंध किस दिशा में जाते हुए दिखते हैं? क्या ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मॉडल और मजबूत होगा? ये वाकई सोचने वाले सवाल हैं। इनका कोई सीधा जवाब शायद ना हो। हाँ, इस पर विचार कीजिएगा जरूर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।